हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। लिटरेरी आर्ट के मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है विलियम शेक्सपियर्स पोयम विच इज़ टाइटल्ड एज ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। दोस्तों, ये जो पोएट है शेक्सपियर, नाउ आई एम calling him as a poet. Actually, he is very popular as a playwright, very brilliant, one of the greatest playwrights in the 16th century. थॉमस हार्डी के साथ ही इनका नाम लिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ प्लेराइट ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने सोनेट्स भी लिखे हैं। 154 सोनेट्स ही हैड रिटन एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर। उसके साथ ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी उन्होंने लिखी थी। कुछ कॉमेडीज़ और कुछ ट्रेजेडीज़ भी उन्होंने लिखी है। जो ट्रेजेडीज़ उन्होंने लिखी है वो ब्लैक ट्रेजेडीज़ इस नाम से भी पॉपुलर हो गई थी। उनकी 4 जो ट्रेजेडीज़ हैं वो ब्लैक ट्रेजेडीज़ भी कहलाती है, जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। ये जो ट्रेजेडीज़ है वो ब्लैक ट्रेजेडीज़ भी कहलाती है, या फिर वी कॉल देम एज ब्लैक ट्रेजेडीज़। फ्रेंड्स, एक बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि उन्होंने जो कॉमेडीज़ लिखी थी, जैसे कि एज यू लाइक इट, या फिर एक ट्रेजिक कॉमेडी है द टेम्पेस्ट, तो ये जो है ये सभी जो कॉमेडीज़ हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। और ऐसे जो एक राइटर है, प्ले राइट है शेक्सपियर, उनकी शॉर्ट बायोग्राफी हम पहले देखेंगे ये पोएम स्टडी करने के टाइम पे, और उसके बाद हम ये पोएम का डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट introduction to the poet William Shakespeare. William Shakespeare was born on 26th April 1564 and died on 23rd April 1616 at Stratford upon Avon, Warwickshire, England. फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर जो है उनको बार्ड ऑफ एवन ऐसा भी कहा जाता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि वो वहाँ पे पैदा हुए थे, या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है, और इसीलिए उनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड यानी पोएट। सो फ्रेंड्स, सी, उन्होंने अपने लाइफ में 39 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स भी उन्होंने कंपोज किए हैं। 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी उन्होंने लिखे थे। अब उसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड अ लेडी, एनी हैथवे। एनी हैथवे के साथ उन्होंने शादी की थी, या फिर मैरिज किया था, जो कि उनसे काफ़ी बड़ी थी। एनी हैथवे, सी, उनके कुछ वर्स का टाइटल्स भी यहाँ पे मैंने दिए हैं अभी। रोमियो जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी फिफ्थ, जूलियस सीजर, किंग लियर,
टेम्पेस्ट and Richard II. Apart from that, ओथेलो, हेमलेट, ऐसे कुछ और भी प्लेज उन्होंने लिखे हैं। फ्रेंड्स, अब हम टर्न करते हैं अपनी पोयम की तरफ। देखिए, ये जो पोयम है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये शेक्सपियर ने लिखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ पोयम इन हिज सॉनेट्स। ये जो पोयम है वो उनके किसी भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स या सॉनेट्स में इंक्लूड नहीं की गई है, बल्कि ये एक कॉमेडी है, ऑल द एज यू लाइक इट नाम से। और उसी प्ले में जेकस नाम का एक कैरेक्टर है जो एक मोनोलॉग के लिए पॉपुलर है। तो ये एक मोनोलॉग ही है जिसे हम पोयम के स्वरूप में आज स्टडी करने जा रहे हैं। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो एज यू लाइक इट नाम का जो प्ले था उनका, विच इज़ सपोज टू बी कॉमेडी, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। लेकिन उसमें हमें ए मोनोलॉग जो है वो हमें मिलता है। और एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो मोनोलॉग है वो जेकस नाम के एक कैरेक्टर ने यहाँ पे बोला है। तो ये जो है जेकस नाम का कैरेक्टर, ही इज़ अ कॉमेडियन इन द प्ले, बट द टोन ऑफ द पोयम और मोनोलॉग इज़ मेलैंकोली, दैट मीन्स सॉरोफुल। सो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि बहुत ही फिलोसॉफिकल टोन है, बहुत ही मेलैंकोली टोन है इस मोनोलॉग का या फिर इस पोयम का, जो कि जेकस ने यहाँ पे बोला है। और ये जो है वो 28 लाइन्स में है और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है मोनोलॉग। तो हम देखते हैं सी। अब ये जो 28 लाइन्स का मोनोलॉग है उसमें उन्होंने हमें यहाँ पे 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ डिस्कस की है। 7 स्टेजेस, लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। हमारी जो लाइफ है उन्होंने इस पोएम में 7 स्टेजेस में डिवाइड की है और 7 स्टेजेस का डिस्कशन यहाँ पे किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टेल यू विच 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ आर डिस्कस्ड इन द पोएम एंड लेटर ऑन line by line explanation of the poem shall be done. So infancy, that is the birth time, or what we can say, जब हमारा जन्म होता है तो उस टाइम पे हमारी जो कंडीशन है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है उसको भी। बॉयहुड, देन टीन एज, यूथ, मिडिल एज, ओल्ड एज एंड डेथ। ये जो 7 स्टेजेस है वो उन्होंने यहाँ पे हमें डिस्कस की है। इन्फेंसी, दैट इज़ जब हम किसी के गोद में रहते हैं तो उस टाइम वी आर एक्चुअली unknown to the outer world. What is happening, who is who to us, that is also unknown to us. That means हम किसके कौन हैं या फिर कौन हमारा है, ये बात भी हमें पता नहीं होती है। इतने छोटे जब हम होते हैं तो उस स्टेज को इन्फेंसी कहा जाता है। देन बॉयहुड दैट इज़ जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, तो उस टाइम का डिस्कशन भी उन्होंने यहाँ पे किया है। टीनेज का डिस्कशन किया है। टीनेज के बाद जो यूथ आता है, यंग एज, तो उसका भी डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने किया है। मिडिल एज है,
और फिर उसके बाद जो ओल्ड एज आता है, तो ओल्ड एज के बाद तो बस डेथ ही एक डेडलाइन रह जाती है। तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे हमें डिस्कशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली आई शैल एक्सप्लेन यू द पोएम लाइन बाय लाइन। जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये जो पोएम है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। It's a monologue and written in blank verse. Iambic pentameter lines are used. See the poem. All the world is a stage. पोएम को देखिए, पहली ही लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। टाइटल भी वही है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। पहली ही दो लाइनों में उन्होंने हमें यहाँ पे हमारी लाइफ का मीनिंग समझाया हुआ है कि ये जो वर्ल्ड है ये और कुछ नहीं बल्कि बस एक स्टेज है। यहाँ पे हमें बस अपना रोल निभाना है। फ्रेंड्स, ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि गॉड हैज़ गिवन अस द बर्थ टू लिव द लाइफ, और हमारा जो रोल है उसने तय करके ही हमें यहाँ पे भेजा है। तो वी आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स। सी, they have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो लाइफ है, सॉरी, ये जो वर्ल्ड है एक स्टेज है, और ये जो लाइफ है यहाँ पे जो ईश्वर ने हमें दी है वो एक जस्ट एक रोल है जो हमें यहाँ पे निभाना है या फिर प्ले करना है। हमारा एग्जिस्ट और एंट्रेंस दोनों भी निश्चित है, और उसको प्ले करके इस लाइफ को प्ले करके हमें वापस भी जाना है। इसका मतलब ये है कि हमारी बर्थ एंड डेथ दैट इज़ डिसाइडेड बाय द अलमाइटी हिमसेल्फ। एंड जब हमारा बर्थ होना है और कब हमारी डेथ होनी है ये डिसाइड हो चुका है। बस हमें उसमें जो लाइफ स्पैन है वो जीना है। उसमें हमें कुछ कर्म करने हैं, और वो कर्म हमें अच्छी तरह से करने हैं जो कि उन गॉड ने हमें करने के लिए यहाँ पे भेजा है। तो हमारा वो रोल निभा के हमें यहाँ से चले जाना है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। 7 एजेस लाइफ में हमें 7 स्टेजेस के थ्रू हमें यहाँ से गुजरना है। तो एट फर्स्ट द इन्फेंट, एट फर्स्ट कौन सा है? इन्फेंट म्यूवलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो इन्फेंसी है। इन्फेंसी मतलब right after the birth, that means early childhood, or what we can say, right after the birth for 1 or 2 years or 3 years we are living in infancy or in our early childhood। हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड है उसे यहाँ पे उन्होंने इन्फेंसी या फिर इन्फेंट एज का टाइटल दिया है, और वो जो है एक स्टेज है हमारी लाइफ की, जबकि हमें ये नहीं पता होता है कि हम किसकी आर्म्स में हैं या फिर किसकी बाहों में हैं, कौन हमें खिला पिला रहा है। हमारी जो ग्रोथ है वो भी हमें पता नहीं चलती है। कौन हमारा रिलेटिव है, हु इज़ आवर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये हमें पता नहीं होता है। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द पीपल, वी आर अनेबल टू डिसाइड दैट हु शुड बी क्लोज टू अस एंड हु शुड नॉट। हमारे पास या फिर हमारे नज़दीक किसको रहना है ये भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं उस टाइम।
हमारे रिलेटिव्स को हम चूज़ नहीं कर पाते हैं। हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, या फिर होल वर्ल्ड इज क्वाइट अननोन टू अस। दैट मीन्स किसी भी बात से हम परिचित नहीं रहते हैं, और इस स्टेज को हम इन्फेंसी कहते हैं, जहाँ पे हम पूरी तरह से औरों के ऊपर या फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा एक स्टेज उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है कि वो जो है वो है then the whining schoolboy, and then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow, then a soldier, full of strange oaths and bearded like a spard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. So friends, सेकेंड स्टेज जो उन्होंने यहाँ पे बताई है, तो वो है बॉयहुड। बॉयहुड जहाँ हम 3-4 ईयर्स के बन जाते हैं या फिर ग्रो हो जाते हैं, और उस टाइम हमें स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, तो वी आर अनविलिंग टू गो टू स्कूल एट दैट टाइम। दैट मीन्स आवर रोल इज क्वाइट डिफरेंट हियर। आवर पेरेंट्स डिसाइड when we have to go to the school, and the previous life is quite different. Now the controlling powers are shifted in the hands of the teachers, and we are unwilling to these hands of control. So हम स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। पहले तो हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स ही कंट्रोल करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, पर अब इस स्टेज में हमें एक ऐसे नए हाथ में जाना है या फिर कंट्रोल में जाना है जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही नया है। तो एट दैट टाइम वी आर क्वाइट अनविलिंग टू गो टू द स्कूल। सी, द मैन्स यूथ हैज गिवन वे टू अ फुल बियर्ड लाइक अ पार्ड। अब उसके बाद हमें एक और स्टेज बताई गई है जो कि टीनेज है। टीनेज में क्या है, तो देन द लवर, एंड देन द लवर। सो टीनेज में क्या है कि ही इज क्वाइट अट्रैक्टेड टू द अपोजिट genders, and he seeks the love of his lover. That means ये एज एक ऐसी है जहाँ कि हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसकी जो फीलिंग्स है वो अपोजिट की तरफ ज़्यादा होती है, और हमें ऐसा लगता है कि जो भी है हमारे सामने वो हमें, we want to have his that person's attention, care, love. So ये जो है एक बात यहाँ पे हमें टीनेज के बारे में उन्होंने बताई है। साइंग लाइक फर्नेस विथ अ फुल बैलड मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। तो बार बार उसको ऐसा लगता है टीनेज में कि हमारी जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, तो वो जो है उसको उसे बहुत अटेंशन देना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, और उसके फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो ये सब बातें हमें टीनेज में लगती है। एक तरफ का अट्रैक्शन रहता है, और ये अट्रैक्शन जो है वो टीनेज में बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। देन द नेक्स्ट स्टेज, द स्टेज ऑफ यूथ। यूथ में जो है हम एक सोल्जर की तरह रहते हैं। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल। उन्होंने एक डिफरेंट स्टेज यूथ की हमें यहाँ पे डिस्कस की है, और ये जो डिफरेंट स्टेज है यूथ की,
तो उस टाइम हमारा जो ब्लड है वो बहुत ही हॉट रहता है। वी आर सडन और क्विक इन कॉरल। किसी की बात सुनने में हमें बहुत सा इंटरेस्ट नहीं रहता है। जहाँ हमें लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हम वहाँ पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, या फिर वी आर क्वाइट क्विक इन कॉरल, jealous in honor, and we are like the leopards means parts. So बहुत ही गर्म मिजाज के रहते हैं हम यूथ में, ऑलवेज रेडी टू डू एनी वर्क। और हमको उस टाइम अपने सम्मान की भी बहुत चिंता रहती है। वी हैव सर्टन टाइप ऑफ एटीट्यूड, वी डेवलप सर्टन टाइप ऑफ एटीट्यूड when we think about our dignity, our prestige, about the respect, about the obedience। ये सब जो बातें हैं हम यूथ में लेना चाहते हैं, या फिर हमें लगता है कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, हमारी डिग्निटी मेंटेन हो, इस तरह से हम रहना चाहते हैं। और अगर कभी लगे कि कोई हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम वहाँ पे झगड़ा भी कर सकते हैं या फिर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारी रेपुटेशन हम बच जाए, ऐसा हमें लगता है। एंड देन द जस्टिस in fair round belly with good cap on lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances। फिर आती है हमारी मिडिल एज, और मिडिल एज में हम बहुत से एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर चुके होते हैं, बहुत ही अनुभव से हम गुजर चुके होते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत स्टेजेस ऑफ लाइफ हम पार कर चुके हैं, इसलिए अब हमें इनफ मैच्योरिटी आ गई है। और उस स्टेज में हम अब हमें ये लगता है कि हर बार हम एक जस्टिफाइड वे चूज़ करते हैं, ना कि हम कॉरल में इंटरेस्टेड हैं, झगड़ा करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिग्निटी तो हम मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो डिग्निटी या फिर हमारा जो प्रेस्टीज है, वी कैन नॉट काउंट इट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी। दैट मीन्स किसी कंट्रोवर्सी के कॉस्ट पे हम हमारी डिग्निटी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। इस टाइम हम काफ़ी साइलेंट हो जाते हैं, बहुत मैच्योरिटी हम डेवलप कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे अनुभवों की पोटली रहती है। तो इस वजह से शायद हम इस स्टेज में काफ़ी शांत स्वभाव के हो चुके होते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse, well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange, eventful history is second childishness and mere oblivion. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. So friends, अब जो उन्होंने हमें स्टेज बताई है वो है ओल्ड एज। ओल्ड एज में तो हम बिल्कुल ही किसी बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ओल्ड एज की वजह से हमारा वज़न कम हो चुका होता है। उस टाइम में हम ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो वी हैव एंटर्ड इनटू द पैंटलून्स, ऐसा उनका कहना है, पोएट का कहना है कि अब हमारे आँखों पे चश्मा होता है, और जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत ही लूज़ और सॉफ्ट हम पहनना शुरू कर देते हैं, जिसमें कोई भी तड़क भड़क नहीं रहती है। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल horse well saved, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice। तो
अभी जो है उसकी आवाज़ भी बहुत शांत हो चुकी होती है। दुनिया जो है बहुत ही बड़ी है, और वो जो है ही इज़ जस्ट अ माइनर पीस in this world. And he thinks like that because he knows that his end has come to the closer, and he's going to die some or the other day. So अभी वो बहुत ही शांत हो चुका होता है, और ये जो सब साइंस है, जो कि आंखों पे चश्मा है, कपड़े जो है बहुत ही सॉफ्ट और लूज है, ये सब साइंस जो है, तो ये है कि अब उसे अपनी ज़िंदगी बहुत ही अ, बोझ लगने लगी है, और कहीं ना कहीं उसे यहाँ से रिलीफ चाहिए। तो लास्ट स्टेज है अ, उसके लाइफ की, जहाँ पे उसके दांत जो है वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। आइज़ जो है वो उसका विजन ब्लर हो चुका है। उसके लिए उसके कारण उसको चश्मा लग चुका है। सेंस टेस्ट, दैट मीन्स कोई किसी भी प्रकार की टेस्ट उसको मायने नहीं रहती है यहाँ पे। और कुछ भी चीज़ हो जाए तो उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब बातें यहाँ पे उन्होंने बताई है। ये जो है वो ओल्ड एज है। सो फ्रेंड्स, अभी उसकी जो लास्ट स्टेज है वो है डेथ, और वो क्लोज आ चुकी है, ये उसे पता लग गया है। तो हमें यहाँ पे एक बात मैं बताने जा रही हूँ कि जब वो क्या कहते हैं उसे, डेथ बेड पे वो आ चुका है, और यहाँ पे उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपने लाइफ के सभी रोल्स जो है वो निभा लिए हैं, और उसकी एग्ज़िट जो है वो बहुत ही करीब आ चुकी है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने इस मोनोलॉग में हमें 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ डिस्कस की हुई है। अभी जो ये इस पोएम की कुछ थीम्स है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक है फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये शेक्सपियर ने यहाँ पे हमें एक थीम दी है कि टाइम के साथ हम एजिंग, मेमोरी, पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब जो है, ये जो थीम्स है इस पोएम की, तो ये जो है टाइम के साथ हमारी एजिंग शुरू हो जाती है, और हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हमें अपना कर्म करना है और फिर वापस चले जाना है। तो ये जो कर्म है वो डिसाइडेड है। वी आर टेकिंग द एफर्ट्स, वी आर थिंकिंग दैट वी आर डूइंग, बट ही इज डूइंग, द गॉड अलमाइटी। वो हमें बात यहाँ पे समझ लेनी है। जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आती है तब तक हम यही समझते रहते हैं कि वो है, गॉड है। सॉरी, हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, और वो जो भगवान है या फिर ईश्वर है वो हमसे करवा रहा है। तो ये बात हमें समझनी है कि एक्चुअली द गॉड इज given us the role, and we are just playing the role which is given to us by him, और nothing else. इस मोनोलॉग का जो टोन है वो बहुत ही सोबर और डिप्रेसिंग है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे है, जहाँ के शेक्सपियर की जो कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उसमें रोजालिंड और सेलिया का इनकाउंटर होता है, और वहाँ पे जेकस जो है वो यहाँ पे ये मोनोलॉग कहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की ये पोएम है जहाँ पे उन्होंने 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ डिस्कस किए हैं। आई एक्सपेक्ट कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इस पोएम का आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कोई डिफ़िकल्टी है इस वीडियो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Thank you very much. Like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you, friends.